गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका डिस्कशन अब हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले बच्चों हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर चुके होंगे और आपकी पढ़ाई जोर शोर पर चल रहे हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो इस प्रकार से है। देखते हैं बच्चों, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र से आपका क्या आशय है, या उत्पादन संभावना वक्र किसे कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जिसे हम लोग पीपीसी भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं। तो आखिर ये पीपीसी है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो प्रोडक्शन करने के दौरान हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। हम जो हमारा रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस, उस लिमिटेड रिसोर्सेस से हम एक से अधिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम एक से अधिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हमारी संभावनाएं बनती है कि हम गुड्स एक्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड्स वाई को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड्स जेड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, कहता है ये एक ऐसा कर्व है, ये एक ऐसा कर्व है जहां पर दो या दो से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन जब हम करते हैं, जब दो या दो से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो एक गुड्स के प्रोडक्शन करने से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में जो कमी आती है वही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ऐसा कर्व है जिसमें किसी गुड्स एक्स को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा रिसोर्सेस है, जो हमारा टेक्निक है, जो हमारा रिसोर्सेस है, जो हमारा टेक्निक है, उस टेक्निक और वो रिसोर्सेस के माध्यम से जब हम किसी गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इसके प्रोडक्शन करने से जो गुड्स वाई में कमी आती है वही कर्व जो बनता है क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वह चला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। मेरे पास 5 ऑप्शन है। हम यहाँ पर गुड्स एक्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम यहाँ पर गुड्स वाई को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। जैसे हम मान के चलते हैं कि गुड्स एक्स का मैंने कुछ नहीं प्रोडक्शन किया तो गुड्स वाई में सारे के सारे रिसोर्सेज का हम यूज कर लेंगे। उसी प्रकार से जैसे ही गुड्स एक्स को हम प्रोड्यूस करेंगे तो वाई के गुड्स में हमें क्या करना होगा, कमी करना होगा। उसी प्रकार जैसे ही हम गुड्स एक्स को और प्रोड्यूस करते हैं तो वाई के गुड्स में और भी क्या करना होगा, कमी करना होगा। और मान के चलते हैं कि गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो गुड्स वाई में और भी क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो इस प्रकार से जब हम प्रोडक्शन के अंतर्गत जब हमारे पास पॉसिबिलिटियां आती है कि गुड्स एक्स और गुड्स वाई के प्रोडक्शन के, जब हम गुड्स एक्स और गुड्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं तो किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। जैसे ऑप्शन नंबर 5 में अगर हम आते हैं तो गुड्स एक्स अगर हम बढ़ाते हैं तो गुड्स वाई में क्या करना होगा, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करना होगा। तो इसके हिसाब से जो मेरा कर्व बनता हुआ चला जाता है, इसके हिसाब से जो मेरा कर्व बनता हुआ चला जाता है, यहाँ
पर मेरा गुड्स एक्स का प्रोडक्शन होगा, यहां पर मेरा गुड्स वाई का प्रोडक्शन होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो कर्व बनता है किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन करने से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में जो कमी आती है, यही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यही कर्व मेरा कौन सा कर्व कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए तो कहता है क्या? डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है बताइए सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। तो अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो कहता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो आपके प्रोडक्शन के रिसोर्सेस होते हैं, जो आपके प्रोडक्शन के रिसोर्सेस होते हैं या जो आपके प्रोडक्शन होते हैं, उस प्रोडक्शन पर इंडिविजुअल ऑनरशिप होता है, प्राइवेट ऑनरशिप होता है। जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन पर ऑनरशिप पाया जाता है तो वो इकोनॉमी हमारे कौन से इकोनॉमी कहलाते हैं? वो इकोनॉमी हमारे कहलाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर प्रोडक्शन के जितने भी आपके प्रोडक्शन होते हैं उसको कंट्रोल और उसको मैनेज किया किसके द्वारा जाता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसलिए ऑनरशिप किसका होता है? प्राइवेट ऑनरशिप होता है। किसका ऑनरशिप होता है? प्राइवेट ऑनरशिप होता है। यहां पर कहा गया है कि जो भी प्राइवेट ऑनरशिप होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल जो भी होंगे, उनका एक ही इंटेंशन होगा, वो इंटेंशन होगा प्रॉफिट अर्न करना। उनका एक ही इंटेंशन होगा, वो इंटेंशन क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा। तो ऐसे इकोनॉमिक्स हमारे, ऐसे इकोनॉमी हमारे कौन से इकोनॉमी कहलाते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाते हैं। एक सिंपल सी भाषा में अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिफाइन किया जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर प्रोडक्शन के जितने भी प्रोडक्शन किए जाते हैं उन सारे प्रोडक्शन पर कंट्रोल और मैनेज प्राइवेट इंडिविजुअल ऑनरशिप का होता है, जिसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये कहलाते हैं हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे। तो पहला तो आप लिख लीजिए सर कि पहला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला लिखिएगा प्राइवेट ऑनरशिप। क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप। यानी कि यहाँ पर विशेषता क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की? विशेषता ये है कि जो भी ऑनरशिप होगा प्रोडक्शन पर, वो सारे के सारे किनके ऑनरशिप होंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल का ऑनरशिप होगा। दूसरा यहाँ पर कहा गया है क्या? यहाँ पर कहा गया है इकोनॉमिक फ्रीडम है। यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम है। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब होता है आपके पास आर्थिक आजादी है, स्वतंत्रता है। किस चीज के? तो कहा गया है सिलेक्शन का, यानी आप प्रोडक्शन कौन सा करना है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से टेक्निक को यूज करना है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए कहा जाता है यहां पर कैसे फ्रीडम है? तो कहा गया है कि इकोनॉमिक फ्रीडम है। वही अगर हम थर्ड को देखते हैं, चूंकि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक कितने पूछे गए हैं? 3। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो कहा गया कि यहां पर क्या पाया जाता है? तो यहां पर कंपटीशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंपटीशन पाया जाता है। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत चूंकि बायर और सेलर होते हैं, तो बायर और सेलर के बीच में, प्रत्येक सेलर्स के बीच में क्या पाए जाते हैं? प्रत्येक सेलर्स के बीच में कंपटीशन पाया जाता है। तो ऐसे इकोनॉमिक आपके कौन से इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंतर्गत आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक सर प्राइवेट ऑनरशिप है, दूसरा क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम है, और तीसरा क्या है? इसमें कंपटीशन पाया जाता है। अगर एक और लिखा जाए तो कहा जा सकता है प्राइस मैकेनिज्म का भी यहां पर रोल आता है। यानी प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या?
यहाँ पर डिमांड और सप्लाई अपना रोल प्ले करता है। किसी भी प्रोडक्ट यानी किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस को अगर डिटरमाइन करना होता है तो कौन सा यूज किया जाता है? प्राइस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। ये है सर आपके सेकेंड क्वेश्चन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वही अगर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहलाता है? हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहलाता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आपका क्या आशय है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? देखो बड़ा आसान ये सवाल है। कहता है कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक्स जहां पर इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। अगर ये इंडिविजुअल यूनिट्स का जहां पर स्टडी किया जाता है वो इकोनॉमी हमारा कौन सा इकोनॉमी कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्योंकि अगर माइक्रो वर्ड को देखते हो तो ये वर्ड किससे बना है? ये वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड में इसे क्या कहा जाता है? ग्रीक वर्ड में इसे कहा जाता है स्मॉल। इस कारण से अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो यहां पर स्मॉल यूनिट यानी इंडिविजुअल यूनिट का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तो एक आसान शब्दों में जवाब दीजिएगा। वैसे इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जहां पर इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल पर्सन का अगर स्टडी करना है, इंडिविजुअल डिमांड का अगर स्टडी करना है, इंडिविजुअल सप्लाई का स्टडी करना है, ये सब हमारे कौन से इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं? ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आपका क्या आशय है? यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? बच्चों इसको जानने से पहले थोड़ी सी बातें हम ये जानते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी किसे कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है उपयोगिता। क्या कहा जाता है? उपयोगिता। तो कहता है किसी भी गुड्स या किसी भी कॉमोडिटी में अगर वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता है, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कॉमोडिटी, अगर किसी भी कॉमोडिटी में वांट्स सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता मेरा क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। अगर ये पेन मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस पेन में यूटिलिटी है। अगर कोई गुड्स जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो गुड्स में क्या है? यूटिलिटी है। इसलिए कहा जाता है यूटिलिटी का मतलब क्या? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी में जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता है, संतुष्ट करने की क्षमता है, वही हमारा कहलाता है यूटिलिटी। वही हमारा कहलाता है यूटिलिटी। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? तो सबसे पहले याद रखिएगा सर, इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जो एक्सप्लेन करने का काम किया है, यानी जो सबसे पहले बताने का काम किया है, उसे कहा जाता है, उस इकोनॉमिक्स का नाम है गोशन। क्या है उनका नाम? गोशन। इसलिए इसे गोशंस फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोशन फर्स्ट लॉ। अगर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछे और ये पूछे कि गोशन फर्स्ट लॉ को डिफाइन कीजिए तो समझ जाना बच्चों कि वो पूछ रहा है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? गोशन ने क्या कहा?
गोशन ने कहा कि जब आप किसी गुड्स को, जब आप किसी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते हो तो उस कमोडिटी से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती हुई चली जाती है, कम होती हुई चली जाती है। इसी को उन्होंने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूं, जैसे मैं क्या खाता हूं, आइसक्रीम खाता हूं, क्लियर है। और इससे अगर देखा जाए जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसे हम देखने का काम करते हैं। मैंने कहा मैंने एक आइसक्रीम खाया तो मेरी यूटिलिटी 40 के बराबर, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे आइसक्रीम को खाऊंगा तो यूटिलिटी मेरा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़े सेटिस्फैक्शन मेरे को मिल चुका है। अब यूटिलिटी जो उससे होगा, उसके वांट्स जो मेरे को मिलेंगे वो पहले की तुलना में क्या होगी, कम होगी। यानी अब मेरे को कितना मिलेगा, 35। अगर मैं थर्ड खाऊंगा तो ये आ जाएगा 25, अगर मैं 4 खाऊंगा तो ये आ जाएगा 5, अगर मैं 5 खाऊंगा तो ये आ जाएगा 0, अगर मैं 6 खाऊंगा तो ये चला जाएगा निगेटिव में। ये किस रूप में चला जाएगा, निगेटिव में। तो इसलिए कहा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, तो वांट्स को जो सेटिस्फाई किया जाता है, जैसे जैसे हम किसी गुड्स को लगातार कंज्यूम करते हुए चले जाते हैं, जैसे जैसे किसी गुड्स को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती हुई चली जाती है, घटती हुई चली जाती है। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घटती सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घटती सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, जिसे किसने दिया है, जिसे सबसे पहले बताने का काम किया है प्रोफेसर एच गॉशन। इसलिए इसे गॉशन लॉ भी कहते हैं, या इसे दूसरे रूप में लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किस ओर चलते हैं, 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बताइए इंडिफरेंस कर्व से आप क्या समझते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और ये बाएं से दाएं क्यों गिरता है, व्हाई इट फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व कहा किसे जाता है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। कहता है जब दो गुड्स को आप कंज्यूम करते हो, जब दो गुड्स को आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो प्रत्येक गुड्स को कंज्यूम करने से, दो गुड्स को कंज्यूम करने से उससे जो यूटिलिटी मिलती है, जब वो यूटिलिटी आपको समान यूटिलिटी देना शुरू करते हैं, जब वो यूटिलिटी आपको कैसे यूटिलिटी देना शुरू करते हैं, आपके समान यूटिलिटी देना शुरू करते हैं प्रत्येक कॉम्बिनेशन से, तब ये कहलाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। यानी इंडिफरेंस कर्व है क्या, दो या दो से अधिक गुड्स के बीच में बना ऐसा कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक गुड्स के बीच में बना ऐसा कॉम्बिनेशन कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन से मेरे को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसे कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। इसे क्या कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व। समझने का काम कीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास कॉम्बिनेशन बना, क्या बना, कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन बना कि हम गुड्स एक्स को भी कंज्यूम करते हैं और गुड्स वाई को भी कंज्यूम करते हैं। तो प्रत्येक कॉम्बिनेशन से जो यूटिलिटी मिलेगा वो यूटिलिटी आपको समान मिलेगा। जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन नंबर 1, मैंने कहा कि गुड्स एक्स को मैं 1 कंज्यूम करता हूं और गुड्स वाई को मैं 20 कंज्यूम करता हूं। या ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एक्स को मैं 2 कंज्यूम करता हूं और गुड्स वाई को मैं 15 कंज्यूम करता हूं। या ऑप्शन नंबर सी 3, गुड्स ए को मैं 3 कंज्यूम करता हूं और गुड्स वाई को मैं 10 कंज्यूम करता हूं। अगर प्रत्येक कॉम्बिनेशन से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो समान यूटिलिटी होगी, तो ये कहलाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये क्या कहलाता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व। जैसे मैंने कहा कि 1 प्लेट चावल खाने से और
मैं 20 रोटी खाता हूं तो मेरा पेट क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। या कॉम्बिनेशन दो, अगर मैं 2 रोटी खाऊं और 15 प्लेट दो प्लेट चावल खाऊं और 15 रोटी खाऊं तो मेरा पेट फिर से फुल होगा। या मैं कहता हूं कि मैं 3 प्लेट चावल खाता हूं और 10 रोटी खाता हूं तो मेरा पेट तब भी क्या होगा, फुल होगा। यानी प्रत्येक कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो ऑलवेज कैसा होता हुआ चला जाता है, वो ऑलवेज इक्वल होता हुआ चला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। अब यहां पर बातें आती है कि इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट क्यों गिरता है, क्या ऐसी वजह है कि इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट गिरता है। देखने वाली बातें समझिएगा। जैसे जैसे अगर हम गुड्स एक्स को कंज्यूम करते हैं तो वैसे गुड्स वाई में हमको क्या करना पड़ता है, कमी करना पड़ता है। अगर कॉम्बिनेशन नंबर 1 में यानी ए में देखिएगा तो मैं 1 प्लेट चावल खा रहा हूं और 20 रोटी खा रहा हूं तब मेरा जाके मेरे को पेट फुल। वही कॉम्बिनेशन नंबर बी में देखता हूं तो मैं 2 प्लेट चावल खा रहा हूं और 15 रोटी खा रहा हूं तब जाके मेरा क्या हो रहा है, पेट फुल। यानी यहां पर अगर देखने वाली बातें हैं तो जैसे ही मैंने गुड्स एक्स को बढ़ाया वैसे ही गुड्स वाई में क्या करने पड़ा, कमी करना पड़ा। और यही वजह होती है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो गिर जाता है किस ओर, वो बाएं से दाएं यानी फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गिरता हुआ चला जाता है। ये बातें क्लियर हो गए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है बताइए लॉ ऑफ डिमांड किसका नियम क्या है और उसके एजम्पशंस क्या है। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड है तो है क्या। देखो बड़ा आसान है। देखो जब हम किसी गुड्स या कमोडिटी का डिमांड करते हैं तो उस गुड्स या कमोडिटी के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। उस गुड्स या कमोडिटी के लिए क्या बनाए गए, कुछ लॉ बनाए गए हैं। अब इसी लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। बातें आती है कि ये लॉ है क्या, ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या, समझिएगा। कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी भी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, जब किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है तो उसके जो डिमांड होते हैं उस डिमांड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। या जब गुड्स के प्राइस में कमी आते हैं तो उसके डिमांड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अन्य बातें समान रहने पर किसी गुड्स के प्राइस में बढ़ने से उसके डिमांड में कमी आती है या किसी गुड्स के प्राइस में कमी होने से उसके डिमांड में जो वृद्धि होती है उसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के लिए कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं। कुछ क्या दिए गए हैं, एजम्पशन। यानी ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके एजम्पशन फुलफिल होंगे। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके एजम्पशन क्या होंगे, फुलफिल होंगे। यानी उसी कंडीशन में आपके प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कमेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब ये एजम्पशन क्या है, तो पहला एजम्पशन कहता है कि जो कंज्यूमर का इनकम होना चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए। कंज्यूमर का इनकम जो होना चाहिए वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। यानी उसके इनकम में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेज नहीं होने चाहिए। दूसरा कहता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है या गुड्स से जो अदर गुड्स के रिलेटेड प्राइस है वो भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। थर्ड कहता है कि कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं, जो फैशन होते हैं, जो नेचर होते हैं इसमें भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। यानी इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ कहा गया है कि जो फ्यूचर का प्राइस होगा
जो फ्यूचर का प्राइस होगा इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं होने चाहिए। जब ये एजम्पशन लगेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? तो अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु के प्राइस में वृद्धि होने से डिमांड में कमी होती है और प्राइस में कमी होने से डिमांड में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसके एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन बोला गया है कि कंज्यूमर का इनकम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, शुड रिमेन कांस्टेंट। जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। कंज्यूमर का जो टेस्ट होना चाहिए, जो फैशन होना चाहिए, जो नेचर होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। और जो फ्यूचर का प्राइस है, यानी कि आने वाले समय में जो गुड्स का प्राइस है, उस गुड्स के प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं होने चाहिए। तो ये है आपके लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कहता है बताइए व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। और कहता है कि बताइए इसके कितने टाइप्स हैं, मांग की लोच क्या है और मांग की लोच के प्रकार बताइए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो है क्या? देखो अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड ने कहा कि अगर किसी भी गुड्स के प्राइस और उसके डिमांड को देखा जाए तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है उल्टा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यही कारण है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाता है और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या कौन बोलता है? ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन यहां पर देखने वाली बातें हैं। पूछा जा रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये नहीं बताता। ये बताने का काम कौन करता है? ये बताने का काम करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ईडी से। शॉर्ट फॉर्म इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? तो कहता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड को जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो आता है यही हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? तो जब हम परसेंटेज जो डिमांड में चेंजेज आते हैं उस डिमांड में परसेंटेज चेंजेज को, जो प्राइस में चेंजेज आते हैं उसके परसेंटेज चेंजेज में जब हम एक दूसरे को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किसको? परसेंटेज चेंज इन डिमांड को जब हम डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो ये हमारा कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अगर टाइप्स को देखा जाए तो ये 5 प्रकार के हैं। कहा जाता है ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू इनफिनाइट। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स को अगर देखा जाए तो ये कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार के हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बराबर हो सकता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है? इनफिनाइट। इसे रिलेटिवली
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। अगर ईडी लेस देन 1 को देखा जाए तो इसे कहा जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसे क्या कहा जाता है? यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसे क्या कहा जाता है? इसे परफेक्टली कहा जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स अगर देखे जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है? 5। ईडी ग्रेटर देन 1 इसे कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ईडी लेस देन 1 इसे क्या कहा जाता है? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड, ईडी इक्वल टू 1 इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। फोर्थ, ईडी इक्वल टू 0 ये आगे अब परफेक्टली में, तो इसे कहा जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और अब नेक्स्ट आता है ईडी इन्फिनाइट, ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट इसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये था आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन कीजिए पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये पर्सनल इनकम है क्या और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है क्या? तो अगर आप लोग जब नेशनल इनकम को पढ़ रहे होगे तो उस नेशनल इनकम के समय ये बताया गया था कि पर्सनल इनकम है क्या और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं। कहता है कि जितने भी हाउस होल्ड है और जितने भी आपके इंडिविजुअल्स और फर्में हैं वो सारे सोर्सेस, जिस सोर्सेस से वो इनकम अर्न करते हैं, कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम। तो कहता है कि वो सारे इनकम जो फैक्टर इनकम से अर्न किए जाते हैं सारे सोर्सेस है हाउस होल्ड के द्वारा और फर्म के द्वारा, वो सब इनकम कौन से इनकम कहलाते हैं? पर्सनल इनकम कहलाता है। पर्सनल इनकम है क्या? ऐसा इनकम है जिसके अंतर्गत जो हाउस होल्ड होते हैं या जो फर्में होते हैं वो जितने भी सोर्सेस है, ऑल सोर्सेस ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम के सारे सोर्सेस से जो वो इनकम अर्न करते हैं जिसमें आपके करंट पेमेंट या करंट ट्रांसफर को भी शामिल किया गया है, कौन सा इनकम कहलाता है? पर्सनल इनकम कहलाता है। कौन सा इनकम कहलाता है? पर्सनल इनकम कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों, पर्सनल इनकम ऑलवेज आपके नेशनल इनकम से कम होते हैं। अब कहिएगा सर ऐसा रीजन क्या होता है कि पर्सनल इनकम आपके नेशनल इनकम से कम होते हैं? रीजन होता है कि पर्सनल इनकम का सारा पैसा आप यूटिलाइज नहीं करते हो, क्योंकि इसके कुछ पैसे आपको देने पड़ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में या सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करने के रूप में या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में। तो जो उसके बाद जो बचता है इनकम, वही इनकम आपका पर्सनल इनकम कहलाता है। यानी अगर हम यहां पर बात करें कि पर्सनल इनकम है क्या, पर्सनल इनकम किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा कि जो मैंने नेशनल इनकम अर्न किया है, यानी देश का जो नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम में अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स को हटा देते हो या इसमें आप कॉर्पोरेट टैक्स के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हटा देते हो या सोशल सिक्योरिटी के कंट्रीब्यूशन जो होते हैं, जैसे पीपीएफ में पैसे जमा करना, ये सब को जब हटा देते हो और इसमें एक जोड़ देते हो, और वो कौन सा है? करेंट ट्रांसफर। अगर ये जोड़ दिया जाए तो जो इनकम बन के आता है वो हमारा कौन सा इनकम कहलाता है? वो इनकम कहलाता है हमारा
पर्सनल इनकम। इसलिए मैंने कहा कि पर्सनल इनकम वो इनकम होता है जो इंडिविजुअल के द्वारा यानी हाउसहोल्ड के द्वारा और फर्म के द्वारा जितने भी ऑल सोर्सेस होते हैं, जितने भी सारे के सारे सोर्सेस होते हैं, उस सोर्सेस से जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है उनका जोड़ पर्सनल इनकम कहलाता है, जो नेशनल इनकम से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ये सारे चीजों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तब यहां पर बातें आती है कि सर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है। तो समझना, कभी कभी क्या होता है कि जो मेरे पर्सनल इनकम होते हैं उन सारे पर्सनल इनकम को हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस पर्सनल इनकम का कुछ भाग हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करते हैं, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। जो भी हम इनकम कमाते हैं उस इनकम का कुछ भाग हम क्या करते हैं, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो कहा गया है कि जो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अगर देखा जाए तो जो भी मेरा पर्सनल इनकम है, जो भी मेरा पर्सनल इनकम है, इस इनकम में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। कौन सा टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो जब पर्सनल इनकम में हम डायरेक्ट टैक्स पे कर देते हैं, साथ ही साथ कभी कभी कुछ हमारी गलतियों के कारण हम गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कभी पेनाल्टी के रूप में, कभी फाइन के रूप में। तो गवर्नमेंट जब ये पेनाल्टी या फाइन के रूप में हमसे जो पैसे वसूल करते हैं, पेनाल्टी के रूप में या फाइन के रूप में जो हमारे पैसे वसूल होते हैं, वो भी हमारे इनकम से ही चले जाते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, इनकम से चले जाते हैं। तो इसके बाद जो इनकम मेरा बचता है वो इनकम मेरा कहलाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है क्या, पर्सनल इनकम में से जब हम डायरेक्ट टैक्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी गलतियों की वजह से, फाइन और पेनल्टी के रूप में उसे कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो इनकम घटाने के बाद जो भी मेरा बचता है इनकम, वही इनकम मेरा कहलाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वो मेरा इनकम कौन सा इनकम कहलाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, कहता है बताओ डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच में अंतर बताइए। स्थिर लागत किसे कहा जाता है और परिवर्तनशील लागत किसे कहा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर पूछे जाते हैं। तो पहला अंतर याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो किए जाते हैं, ये फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए खर्च किए जाते हैं। किसके लिए खर्च किए जाते हैं, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मशीन खरीदना, जैसे जमीन खरीदना, अगर इन फिक्स फैक्टर को एक्वायर करते हैं या हायर पर लेते हैं तो इसके लिए जो हम खर्च करते हैं वो मेरा कौन सा कॉस्ट कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। वही वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि ये किसके लिए खर्च किए जाते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए खर्च किए जाते हैं। किसके लिए खर्च किए जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे रॉ मटेरियल, जैसे लेबर, ये सब जो मेरे कॉस्ट इनकर्ड होते हैं वो सब किसके लिए होते हैं, वेरिएबल फैक्टर के लिए इनकर्ड होते हैं। प्रोडक्शन के दौरान जब वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हैं उसके लिए जो खर्च करते हैं वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, और प्रोडक्शन के दौरान जो फिक्स फैक्टर को यूज करते हैं उसके लिए जो खर्च करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। कौन सा कॉस्ट कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत कहा गया है ये यूज किया जाता है शॉर्ट रन में, ये यूज किया जाता है कहां पर, शॉर्ट रन में। जबकि अगर वेरिएबल को
वेरिएबल कॉस्ट के लिए अगर देखा जाए तो ये कहता है शॉर्ट रन में भी यूज किया जाता है और लॉन्ग रन में भी यूज किया जाता है, यानी ये शॉर्ट पीरियड का भी होता है और लॉन्ग पीरियड का भी होता है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज कौन से पीरियड का होता है, शॉर्ट पीरियड का होता है। अगर इसके थर्ड डेफिनेशन को देखा जाए तो कहता है कि प्रोडक्शन को अगर बढ़ाइएगा, प्रोडक्शन के यूनिट्स को बढ़ाइएगा या प्रोडक्शन के यूनिट को कम कीजिएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं आएगा, यानी नो चेंजेज। प्रोडक्शन की यूनिट को बढ़ाइए, मान के चलते पहले हम 5000 यूनिट बढ़ा रहे थे, अब 6000 यूनिट बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन का यूनिट मैंने बढ़ाया, कॉस्ट आपका उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा है, इसलिए ये कॉस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम प्रोडक्शन के यूनिट को घटा देते, पहले 5000 बना रहे थे अब 3000 बना रहे या 4000 बना रहे, प्रोडक्शन के यूनिट को मैंने कम कर दिया, लेकिन कॉस्ट क्या बढ़ जाएगा, कम जाएगा ना, उतना ही रहेगा जितना पहले लग रहा था। तो इस कारण से ये कॉस्ट कौन से कॉस्ट कहलाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगे। वही अगर वेरिएबल कॉस्ट का अगर देखा जाए तो कहता है कि प्रोडक्शन यूनिट्स को अगर आप बढ़ाइएगा तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन के यूनिट्स को अगर कम कीजिएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा कॉस्ट, ये कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। साथ ही साथ एक पॉइंट और भी मजेदार है, अगर प्रोडक्शन आपका जीरो होता है, प्रोडक्शन आपका क्या होता है, जीरो होता है, तब भी कहता है कि ये कॉस्ट आपका लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्शन अगर आपका जीरो भी हुआ फिर भी ये कॉस्ट लगेगा, लेकिन यहां पर कहा जाता है प्रोडक्शन अगर आपका जीरो होता है तो कॉस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस है आपके किसके किसके बीच में, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। कौन कौन सा डिफरेंसेस है, पहला ये फिक्स फैक्टर के लिए यूज किया जाता है, यानी ये कॉस्ट किस पर इनकर होता है, फिक्स फैक्टर के लिए, और ये किसके लिए इनकर होता है, वेरिएबल के लिए। ये शॉर्ट रन यानी शॉर्ट पीरियड में इनकर किए जाते हैं, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में होते हैं। ये प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ाइए या प्रोडक्शन के यूनिट को कम कीजिए, इस कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि यहां पर कहा गया है कि प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ाइएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन के यूनिट को कम कीजिएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर कहा गया प्रोडक्शन अगर जीरो है फिर भी आपका कॉस्ट लगेगा, यहां पर प्रोडक्शन कहता है जीरो है तो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपके फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, व्हाई शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, क्यों आपके अल्प अवधि लागत वक्र में ये यू शेप का हो जाता है, यानी शॉर्ट रन के अंतर्गत जो आपके कॉस्ट होते हैं वो कर्व कैसे हो जाते हैं, यू शेप के। रीजन है बच्चों, रीजन ये है कि यहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज होता है। क्या यूज होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब कहिएगा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि शुरुआत के समय में चूंकि हम पूरा रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मेरा शुरुआत के समय में प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को यूज करते हुए चले जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हुए चले जाते हैं, मेरा क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर मेरा प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को अगर उस पर खर्च करते हुए चले जाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह पर क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसे ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यही वजह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण मेरा शॉर्ट रन में जो मेरा कॉस्ट का कर्व होता है वो कैसा बन जाता है, यू शेप का। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न आता है,
और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। क्या आता है? पहला इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, क्योंकि शुरुआत के समय में मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। फिर एक समय आने के बाद वो रिटर्न कैसा देना शुरू कर देगा? कांस्टेंट देना शुरू कर देगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कॉस्ट बढ़ाते हैं तो वो रिटर्न कैसा हो जाएगा? डिमिनिशिंग होता हुआ चला जाएगा। यही वजह होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न जैसे जैसे होगा कॉस्ट मेरा धीरे धीरे क्या होता हुआ चला जाता है? गिरता हुआ चला जाता है। लेकिन जैसे ही कांस्टेंट आता है ये भी कॉस्ट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे ही मैं वेरिएबल प्रोपोर्शन के रेशियो को बढ़ाता हूं मेरा रिटर्न क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है और कॉस्ट मेरा क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही कारण होता है कि शॉर्ट रन में मेरा कॉस्ट कर्व कैसा शेप बन जाता है? यू आकार का बन जाता है। किस आकार का बन जाता है? यू आकार का बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10। यहां तक बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बताइए वो फैक्टर जिसके कारण मेरा सप्लाई का कर्व क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा सप्लाई का कर्व शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का मतलब क्या? कि जो उसका कर्व है अब या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो मेरा कर्व है सप्लाई का वो क्या होता हुआ चला जाएगा? या तो वो मेरा इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा या तो वो मेरा डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब अगर रूप में देखा जाए, ये तो इसको मिटा देते हैं, या तो मेरा कर्व क्या होता हुआ चला जाएगा? इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, या तो मेरा कर्व क्या होता हुआ चला जाएगा? डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। यानी पहले जो ऐसे कर्व था अब क्या होता हुआ चला जाएगा? इस रूप में, यानी ये इंक्रीज करेगा। या जो पहले मेरा कर्व ऐसा था अब किस रूप में हो जाएगा? इस रूप में हो जाएगा, यानी कर्व मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्यों ये शिफ्ट हो रहा है? इसकी वजह क्या है? ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? वजह एक ही है बच्चों, वजह एक ही है। अगर आपके प्राइस के अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेज आते हैं, प्राइस के अलावा अदर देन फैक्टर्स में चेंजेज आते हैं, सॉरी प्राइस के अलावा अदर देन फैक्टर में चेंजेज आते हैं, तब ये सप्लाई का कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। या तो ये इंक्रीज की ओर हो जाएगा या तो ये डिक्रीज की ओर हो जाएगा। प्राइस के अलावा का मतलब जैसे अगर इनकम में चेंजेज आए तो, अगर इनकम में चेंजेज आए तो इनकम में जैसे ही चेंज होगा सप्लाई का कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। ये पहला था। दूसरा, अगर टेस्ट फैशन में चेंजेज आएगा तब भी सप्लाई का कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तीसरा, अगर प्रोडक्शन के कॉस्ट में चेंजेज आते हैं तब भी सप्लाई का कर्व क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। चौथा, अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेज आते हैं तब भी सप्लाई का कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। पांचवा, अगर फ्यूचर के प्राइस में चेंजेज आते हैं तब भी सप्लाई के कर्व में क्या आ जाएंगे? चेंजेज आ जाएंगे, यानी कि वो शिफ्ट कर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट करेगा या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। या तो वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा या तो वो डिक्रीज होगा। यानी सप्लाई या तो बढ़ जाएंगे या सप्लाई या तो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। इसी को कहा जाता है शिफ्ट कर जाना। किस किस वजह से मैंने बताया बच्चों? पहला, इनकम में चेंजेज आएगा तब। सेकंड, मैंने क्या बताया? इनकम के अलावा अगर आपके टेस्ट में, आपके फैशन में चेंजेज आएंगे तब। तीसरा, प्रोडक्शन के कॉस्ट में चेंजेज आएंगे तब। चौथा कहता है, चौथा फ्यूचर के प्राइस में अगर चेंजेज आएंगे तब। अगर इन चीजों में चेंजेज आते हैं। पांचवा, टेक्नोलॉजी लेवल में अगर चेंजेज आएंगे तब सप्लाई का कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो ये 5 पॉइंट है। यही 5 पॉइंट के कारण आपके फैक्टर होते हैं जिसके कारण सप्लाई का कर्व आपके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लॉ ऑफ सप्लाई को
एक्सप्लेन कीजिए, लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन कीजिए और इसके एक्सेप्शन बताइए। लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन कीजिए और इसके एक्सेप्शन बताइए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन? प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब समझिएगा, अगर हम प्राइस को देखते हैं और हम सप्लाई को देखते हैं तो कहता है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, जब प्राइस आपके बढ़ेंगे तो सप्लाई आपके बढ़ेंगे, जब प्राइस आपके घटेंगे सप्लाई आपके घटेंगे, जब प्राइस आपके बढ़ेंगे सप्लाई आपके बढ़ेंगे, जब प्राइस आपके घटेंगे सप्लाई आपके घटेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, जब किसी कमोडिटी के प्राइस में वृद्धि होने से जब उसके सप्लाई बढ़ जाते हैं, जब किसी कमोडिटी के प्राइस में कमी आने से उस कमोडिटी का सप्लाई घट जाता है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन पूछता है, अपवाद, यानी ये लॉ ऑफ सप्लाई किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो याद रखना, पहला इसके एक्सेप्शन है, कहता है कि ये एग्री कल्चरल प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन से प्रोडक्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। कहता है कि जब क्लाइमेटी के अंतर्गत, जब देश में किसी भी प्रकार के क्लाइमेटी में आपके यानी बाढ़ आ गए, भूकंप आ गए, भूचाल आ गए, उस सिचुएशन में आपके सप्लाई गुड्स का प्राइस तो बढ़ जाएगा, गुड्स का प्राइस तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या आप अपने सप्लाई को बढ़ा पाओगे? क्योंकि बाढ़, भूकंप, भूचाल के कारण आपके सप्लाई क्या हो जाएंगे उस समय, या तो कम होंगे या तो होंगे ही नहीं, या तो कम होंगे या तो उसमें प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आप सप्लाई को बढ़ा नहीं पाओगे। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन यहां पर प्राइस तो बढ़ा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि बाढ़, भूकंप, भूचाल आने के कारण आपके सप्लाई इफेक्ट कर जाते हैं। यही कारण होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड, कहा गया है अगर कोई पेरिसेबल गुड्स है, कौन सा गुड्स? पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है जल्द नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं। कहता है जल्द नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं पर भी आपके लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होते। अब यहां पर बातें होती है कि क्यों एप्लीकेबल नहीं होते, क्या वजह है कि लॉ ऑफ सप्लाई इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है वैसे गुड्स जिसका हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर नहीं करते, यानी ये जल्द नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, इसलिए हम इसे ज्यादा स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर उस सिचुएशन में पेरिसेबल गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, तो चूंकि मेरा लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक को हम बढ़ा नहीं पाएंगे, इस कारण से हम सप्लाई को भी बढ़ा नहीं पाएंगे। यही वजह होता है कि जल्द नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं का हम कभी भी ज्यादा स्टॉक रखते ही नहीं है। जब स्टॉक ज्यादा होगा ही नहीं, प्राइस बढ़ भी जाएगा, फिर भी हम सप्लाई को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड होता है सोशल डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन की वस्तु है ये, जिसे हम लोग फॉल्स गुड्स कहते हैं, सोफिस गुड्स, यानी कि जो देखने वाली वस्तुएं होती है, दिखाने वाली वस्तु होते हैं, जैसे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये फॉल्स गुड्स होते हैं। इसे ही सोशल डिस्टिंक्शन। इसके भी अगर रिसोर्सेज देखा जाए तो लिमिटेड है, अगर इसके प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो इसके सप्लाई बढ़ नहीं पाएंगे। यही कारण होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई ये तीन ऐसे चीजें हैं जो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? एक्सेप्शन के अंतर्गत, यानी इस पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। कौन? पहला
एग्रीकल्चरल का प्रोडक्ट, कृषि प्रोडक्ट, जब बाढ़ भूकंप भूचाल आते हैं, पेरिसेबल गुड्स यानी जल नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं, और सोशल डिस्टिंक्शन जो शोपीस की वस्तुएं हैं, जो सिर्फ दिखाने की वस्तुएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कहता है स्टेट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बताइए वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, यानी इफेक्ट करता है। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करता है? इफेक्ट करता है। यानी इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब जिसमें चेंजेज आएंगे, इन इलास्टिक का मतलब जिसमें चेंजेज नहीं आएंगे। इलास्टिक का मतलब क्या? जिसमें चेंजेज आएंगे, और इन इलास्टिक का मतलब क्या? जिसमें चेंजेज नहीं आएंगे। जैसे नेचर ऑफ गुड्स, सबसे पहला मेरा कौन सा है? नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स को देखो तो नेचर ऑफ गुड्स के अंतर्गत पहला हमारा आता है नेसेसरी गुड्स। पहला हमारा कौन सा गुड्स आता है? नेसेसरी गुड्स। अब एक बात मेरे को बताओ, नेसेसरी गुड्स के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या ये नेसेसरी गुड्स क्या मेरे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है? एकदम कहता है कि अगर प्राइस बढ़ जाए नेसेसरी गुड्स के, या प्राइस कम हो जाए नेसेसरी गुड्स के। नेसेसरी गुड्स जो हमारी ज़रूरतों के होते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग उसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे चावल, आटे, दाल, सब्जियां, ये सब हमारे नेसेसरी गुड्स है जिसे हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब जरा मेरे को बताइएगा, अगर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या इसके सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाएगा? सोच के देखो, क्या प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो क्या आप अपने सप्लाई जो भी आपके आते हैं गुड्स के सप्लाई जो होते हैं, क्या वो भी आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे? तो कहा गया है कि ना सर जी, वो तो जितना कंज्यूमर यूज करेगा उतना ही यूज करेगा, प्राइस के बढ़ने या घटने से उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए इसका कैसा हो जाएगा? इसका हो जाएगा इन इलास्टिक। कैसा हो जाएगा? इन इलास्टिक। लेकिन अगर वही लग्जरी गुड्स को देखा जाए तो लग्जरी गुड्स में अगर प्राइस में चेंजेज आए गए तो, अगर लग्जरी गुड्स के प्राइस में चेंजेज आ जाएंगे तो क्या होंगे? सोच के देखो, लग्जरी गुड्स के प्राइस में चेंजेज आएंगे तो आप क्या करना शुरू कर दोगे? आप उसके डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दोगे। क्या करना शुरू कर दोगे? सॉरी, आप अपने सप्लाई को क्या उसमें बढ़ा सकते हो? तो कहता है कि उसमें भी सप्लाई आपके बढ़ेंगे नहीं, उसमें भी आपके सप्लाई बढ़ेंगे नहीं। तो लेकिन लोगों का वहां पर क्या होता हुआ चला जाएगा? लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना शुरू कर देंगे? खरीदना शुरू करें। लेकिन वहां पर भी आपके क्या होते हुए चले जाएंगे? वहां पर भी आपके इन इलास्टिक होते हुए चले जाएंगे। तो अगर नेचर ऑफ गुड्स के अंतर्गत देखा जाए तो डिपेंड करता है गुड्स का नेचर कैसा है। अगर गुड्स का नेचर ऐसा है जो आपके लिए जरूरी होते हुए चले जाते हैं तो इन इलास्टिक होगा। जो आपके लिए जरूरी नहीं होंगे वो क्या होता हुआ चला जाएगा? इलास्टिक होता हुआ चला जाएगा। वही अगर कहा जाए प्रोडक्शन के कॉस्ट को देखा जाए, किसके कॉस्ट को देखा जाए? प्रोडक्शन के कॉस्ट को देखा जाए, ये भी हमारे फैक्टर है। ये भी हमारे क्या है? फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखा जाए, अब जरा समझ के देखिएगा, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या हम सप्लाई को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? अगर फैक्टर का कॉस्ट बढ़ेगा तो हम सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हम सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। वही अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर क्या होगा? कम हो जाएगा तो हम सप्लाई को क्या करते हुए चले जाएंगे? बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यानी यहां पर भी अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखा जाए तो ये फैक्टर जो है ये हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या कर रहा है? प्रभावित करता हुआ चला जा रहा है। क्या करता हुआ चला जा रहा है? प्रभावित करता हुआ चला जा रहा है।
नेक्स्ट अगर थर्ड देखा जाए इसी में, तो कहता है कि आप देखो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अगर देखना है तो वो डिपेंड करता है आपके रिस्क पर, वो डिपेंड करता है आपके रिस्क पर। रिस्क कैसा लेना चाहते हो? अगर हाई रिस्क लेना चाहते हो तो आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होंगे? ज्यादा होते हुए चले जाएंगे, यानी उसमें ज्यादा चेंजेज आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मोर इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्क आप लोगे ही नहीं तो उसमें किसी भी प्रकार के सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक होंगे। तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये 3 नहीं है, इससे भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करता हुआ चला जाता है? इन्फ्लुएंस करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट इसी की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कहता है बताओ जी कौन कौन से मार्केट हैं, विभिन्न प्रकार के बाजारों का उल्लेख कीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अगर मार्केट को देखा जाए, अगर किसको देखा जाए? मार्केट को देखा जाए तो मार्केट के जनरली कितने टाइप्स बोले गए? मार्केट के जनरली 3 टाइप्स बोले गए। पहला, एक को कहा गया है, एक को कहा गया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरे को बोला गया है मोनोपोली मार्केट, और थर्ड को बोला गया है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब यहाँ पर बात आती है कि परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहा जाता है? कहता है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और ये जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। वो कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं? होमोजीनियस, यानी एक समान वस्तुएं बेचते हैं। और कहा गया है यहाँ पर जो भी प्राइस होगा वो एक जैसा प्राइस होगा। कैसा प्राइस होगा? एक जैसा प्राइस होगा। इसलिए ऐसे मार्केट में प्रत्येक बायर और सेलर्स के बीच में, प्रत्येक सेलर्स के बीच में क्या पाया जाता है? कंपटीशन पाया जाता है। इस कारण से ऐसे मार्केट को हम लोग कौन सा मार्केट कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। वही सेकंड आता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली एकाधिकार, एकाधिकार यानी ऐसा मार्केट जहां पर किसी एक का अधिकार। ये एक का अधिकार किसका? कहता है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर एक सेलर होता है और नंबर ऑफ बायर लार्ज होते हैं। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ये मार्केट कौन सा मार्केट है? ये मार्केट हमारा मोनोपोली मार्केट है। इस मार्केट के अंतर्गत कहा गया है कि जो मोनोपोली करते हैं यानी सेलर, वो अपने प्राइस में क्या रखते हैं? डिफरेंशिएटेड रखते हैं, यानी किसी को ज्यादा में भी बेच सकते हैं, किसी को कम में भी बेच सकते हैं। कौन सा मार्केट कहलाता है? मोनोपोली मार्केट कहलाता है। थर्ड आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कहता है कि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वो कौन सा मार्केट क्रिएट करते हैं? रियल लाइफ में जब भी देखोगे तो ऑलवेज कौन सा मार्केट होता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है। कौन सा मार्केट होता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब ये कैसा मार्केट है? कहता है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर सेलर भी होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट होमोजीनियस ना होकर के डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। और यही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत जो प्राइस होते हैं, प्रत्येक का अलग अलग प्राइस होता है। प्रत्येक का क्या होता है? अलग अलग प्राइस। इस कारण से प्रत्येक सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट का भी खर्च करते हैं। तो ये मार्केट मेरा कौन सा मार्केट कहलाता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाता है। तो ये बातें क्लियर हो गए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन कीजिए कि संतुलन कीमत होता क्या है? संतुलित कीमत या संतुलन कीमत होता क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है?
कहता है कि ये ऐसा प्राइस है जहां पर जो सेलर होते हैं और जो बायर होते हैं, सेलर अपने उस प्राइस पर उतनी क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी होते हैं जिस पर बायर उस प्राइस पर उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होते हैं। वो प्राइस मेरा कौन सा प्राइस कहलाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है? ऐसा प्राइस जहां पर सप्लाई और डिमांड की कमोडिटी दोनों आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। सेलर उस प्राइस पर उतने कमोडिटी बेचने के लिए तैयार होते हैं, तो परचेजर भी उसी प्राइस पर उतने कमोडिटी खरीदने के लिए तैयार होते हैं। एग्जांपल समझते हैं सर। जैसे मैंने कहा ये मेरा प्राइस है और ये मेरा सप्लाई है और ये मेरा क्या है? डिमांड है। ये सप्लाई आपके सेलर के लिए, ये डिमांड आपके या प्रोड्यूसर के लिए कर सकते हो, ये डिमांड आपके कंज्यूमर के लिए। तो मैंने कहा प्राइस 10 रुपया है, प्राइस 8 रुपया है, प्राइस 6 रुपया है, प्राइस 4 रुपया है, प्राइस 2 रुपया है। तो चूंकि सप्लाई के अंतर्गत मुझे मालूम है कि प्राइस ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, लेकिन डिमांड क्या रहेगा? कम रहेगा। वही अगर प्राइस कमता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अब यहां पर प्राइस कम गया, कितने हो गए? यहां पर सप्लाई हो गया कितने? 60। तो यहां पर जो डिमांड होगा वो कितने होते हुए चले जाएंगे? थोड़ा सा बच्चों यहां पर चेंजेस करते हैं। यहां पर 20, यहां पर 40, यहां पर डिमांड कितने हो जाएंगे? 60। सप्लाई का प्राइस फिर से क्या हो गया? कम गया। सप्लाई को कम कर देंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। यहां पर प्राइस फिर से कम गया, सप्लाई को क्या करेंगे? कम करेंगे और डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो कहा जाता है कि कौन सा प्राइस मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस? मैंने क्या बोला? वो प्राइस होगा जहां पर सेलर अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे, प्रोड्यूसर अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे और कंज्यूमर या कस्टमर अपने गुड्स को उतने प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार रहेगा। तो ये जो 6 रुपया है, इस 6 रुपया पर सप्लायर भी 60 गुड्स देने के लिए तैयार है और बायर भी 60 गुड्स खरीदने के लिए क्या है? तैयार है। यानी ये जो 6 रुपया का प्राइस है, यही प्राइस मेरा कौन सा प्राइस कहलाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। यही प्राइस मेरा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। इससे ज्यादा जो होगा इसे कहा जाता है एक्सेस सप्लाई, और इससे अगर कम हुआ तो ये कहलाता है एक्सेस डिमांड। यानी यहां पर डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, यहां पर डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, इसलिए ये एक्सेस सप्लाई हो गए और ये एक्सेस डिमांड हो गए। और यहां पर जो प्राइस होगा ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और ये क्वांटिटी होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है बताइए स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है? स्टॉक और फ्लो किसे कहा जाता है? अब यहां पर हम एक स्टॉक के बारे में जानते हैं और एक फ्लो के बारे में जानते हैं। स्टॉक किसे कहा जाता है? तो कहता है कि जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, ये मेरा कहलाता है स्टॉक। लेकिन अगर वही पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है तो ये कहलाता है फ्लो। पहला अंतर है, स्टॉक हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, वही फ्लो हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। स्टॉक के अंतर्गत सेकंड कहा गया है, इसमें क्या होता है? नो टाइम डायमेंशन, यानी टाइम डायमेंशन यहां पर नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर यही पर पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है?
टाइम डायमेंशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइम डायमेंशन, यानी यहाँ पर टाइम में क्या होते हैं, टाइम के अनुसार इसमें अंतर आते हैं। वही यहीं पर अगर थर्ड आता है तो कहता है कि ये स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट है। यहीं पर अगर इसमें आते हैं तो कहा जाता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ये आपके डिफरेंसेस है बच्चों स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक का मेजरमेंट कहां पर किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम में। वही फ्लो का मेजरमेंट कहां किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम में। स्टॉक में कहा गया है टाइम डायमेंशन होता ही नहीं है, वही फ्लो में कहा जाता है टाइम डायमेंशन होता है। ये स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी यहां पर चेंजेज आते रहेंगे, यहां पर कोई भी चेंजेज नहीं जाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर कोई चेंजेज नहीं होगा। यही अगर यहां पर आते हैं तो यहां पीरियड ऑफ टाइम में एनी टाइम क्या होते हुए रहते हैं? चेंजेज आते रहते हैं। जैसे अगर मान के चलते हैं कि अभी पर्स में मेरे पास जितने भी रुपए हैं वो मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर पढ़ाने के बाद मेरे को कुछ पैसे अर्न हो गए तो यहाँ पर ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें मेरे क्या आ गया? चेंजेज आ गए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 16, स्टॉक और फ्लो में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा, बड़ा मस्त। क्या बोला? बताइए जीडीपी एमपी किसे कहते हैं, एनएनपी एफसी किसे कहते हैं? ये जीडीपी एमपी किसे कहा जाता है और एनएनपी एफसी किसे कहा जाता है? जीडीपी एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, वही एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, वही एफसी का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर से जो इनकम आएंगे वो आपके कौन से इनकम कहलाते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं। वही अगर जो आपका इनकम मार्केट के प्राइस पर होते हैं तो वो हमारा कौन सा प्राइस कहलाता है? मार्केट प्राइस कहलाता है। तो जीडीपी एमपी है क्या? एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके फाइनल, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके मार्केट प्राइस के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी कहते हैं। फिर से समझिएगा, जीडीपी एमपी है क्या? इसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसे क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये है क्या? एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके मार्केट प्राइस के जोड़ को जीडीपी एमपी कहा जाता है। वही एनएनपी एमपी किसे कहा जाता है? एनएनपी एमपी का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हम इनकम अर्न करते हैं, फैक्टर कॉस्ट के जितने भी इनकम अर्न करते हैं, जिसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या कर दिया जाता है? शामिल कर दिया जाता है। क्या कहलाता है? एनएनपी एफसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनएनपी एफसी कहलाता है। फैक्टर कॉस्ट से जो भी इनकम अर्न करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं और डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। क्या कहलाता है? एनएनपी एफसी कहलाता है। पहला अंतर इसके डेफिनेशन का लिख दीजिएगा। सेकंड जो इसके अंतर है, या चूंकि ये एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं तो बस इतना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंसेस पूछता तो सेकंड डिफरेंशियल आप दे सकते हो कि चूंकि जीडीपी अगर एमपी को देखा जाए तो ये आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ना ही ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, इसलिए ये ना नेशनल इनकम में जुड़ता है ना डोमेस्टिक इनकम में जुड़ता है। वही अगर एनएनपी को देखते हो, एनएनपी एफसी को देखते हो तो कहता है कि इसमें नेशनल इनकम का ये भाग है, इसलिए ये देश के नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। अगर डिफरेंसेस पूछा तो डिफरेंसेस बता दीजिएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्सप्लेन पूछा गया है इसलिए बस इसके डेफिनेशन को देके आप क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है बताइए, डिस्टिंग्विश बताइए इंटरमीडिएट गुड्स में और फाइनल गुड्स में क्या अंतर है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंसेस है? तो यहाँ पर फिर से देखा जाए, अगर इंटरमीडिएट गुड्स को देखा जाए और फाइनल गुड्स को देखा जाए तो कहता है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, यानी इस गुड्स का हम लोग क्या कर सकते हैं?
फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या फाइनल गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है? कहता है कि ना, यहां पर इसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि ये फाइनल कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? फाइनल कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। यानी पहला अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, यानी इसके और भी यूटिलाइज करके कोई और भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। जैसे गन्ने को हम यूज करके उसको चीनी में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट। लेकिन फाइनल गुड्स जो चीनी बन के आया है वो हमारा कौन सा गुड्स होता है? फाइनल गुड्स होता हुआ चला जाता है। सेकेंड अगर देखा जाए तो कहता है कि ये बाउंड्री लाइन को टच करता है, जबकि ये बाउंड्री लाइन को क्या कर देता है? क्रॉस कर देता है। ये क्या करता है? बाउंड्री लाइन को टच करता है, जबकि ये बाउंड्री लाइन को क्या कर देता है? क्रॉस कर देता है। बातें समझ में आया? यानी ये बाउंड्री लाइन तक होता है और ये बाउंड्री लाइन को क्या किए रहता है? पार किए रहता है। तो ये है बच्चों आपके इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में अंतर। थर्ड आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, वही अगर फाइनल गुड्स को देखा जाए तो वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। ये फाइनल गुड्स नेशनल इनकम का पार्ट होता है, वही इंटरमीडिएट गुड्स आपके नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होते। तो अगर दोनों में डिफरेंसेस देखा जाए तो कितने डिफरेंसेस? 3 डिफरेंसेस। पहला, ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, जबकि इसका कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि फाइनल कंज्यूमर के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? कंज्यूम कर दिया जाता है। ये बाउंड्री लाइन के पास होता है, ये बाउंड्री लाइन को क्या किया रहता है? क्रॉस किया रहता है। ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है और ये नेशनल इनकम में आपके क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंसेस है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन अब आया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बताइए मनी को डिफाइन कीजिए और इसके फंक्शन को डिफाइन कीजिए। मनी क्या है और मनी के क्या क्या कार्य है? मनी है क्या और मनी के क्या क्या कार्य? मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के कार्यों को बताइए। बड़ा आसान है सर। मनी क्या है? मनी एक कॉमोडिटी है। मनी एक क्या है? कॉमोडिटी है। कैसा कॉमोडिटी है? कहता है कि ये ऐसा कॉमोडिटी है जिसे प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा आसानी से स्वीकार किए जाते हैं, जो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है, जो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, जो स्टोरेज ऑफ वैल्यू का काम करता है और जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का काम करता है। अगर ऐसा कोई कॉमोडिटी है तो ऐसे प्रत्येक कॉमोडिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रत्येक कॉमोडिटी को हम लोग मनी कहते हैं। मनी एक वस्तु है, कैसी वस्तु है? जिसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा आसानी से स्वीकार किया जाता है, जो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करती है, जो हमारे स्टोरेज ऑफ वैल्यू का काम करती है और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का काम करती है। ये कहलाता है मनी। अगर मनी के फंक्शन को देखा जाए तो मनी के फंक्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी फंक्शन के रूप में और एक सेकेंडरी फंक्शन के रूप में। अगर प्राइमरी फंक्शन के अंतर्गत देखते हैं तो यहां पर कहा गया है ये किसका काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। दूसरा और किसका काम करता है? तो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है, यानी किसी भी वस्तु को मेजर करने का काम करता है। किसी भी एक्सचेंज यानी सेल और परचेज के अंतर्गत हम जिस चीज़ों का यूज करते हैं वो हमारा मनी होता है। इसलिए मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और उस वस्तु का जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है मनी के रूप में किया जाता है, इसलिए वो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है।
कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में भी बातें आती है, तो कहता है क्या करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू करता है, यानी इसके लिए हम कुछ समय के लिए हम अपने पैसे को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, किसी भी समय हम इसे एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहा जाता है। यानी अगर मेरे पास कोई मकान पटना में है और हम इसे शिफ्ट करके दिल्ली में ले जाते हैं, तो पटने के मकान को बेच करके उससे जो पैसा आएगा दिल्ली में हम उसे क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं, वहां पर एक मकान खरीद सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और इसे कहा जाता है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी मनी किस रूप में भी काम करता है? डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आज मान के हम किसी गुड्स को खरीदे, मैंने कहा इसका पेमेंट हम 10 दिनों के बाद में कर सकते हैं, ये पेमेंट कौन सा पेमेंट कहलाएगा? डेफर्ड पेमेंट। तो ये किसके कारण होता है? मनी के कारण होता है, इसलिए मनी में हम ऐसे डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? राइट्स इट्स कंपोनेंट। गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? अब यहाँ पर गवर्नमेंट बजट को देखा जाए, कहीं कहीं पर इसे बजट के रूप में भी पूछा जाता है। कंफ्यूजन मत होना, बजट पूछे या गवर्नमेंट बजट पूछे दोनों एक ही है। अब ये गवर्नमेंट बजट है क्या? तो कहता है एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो स्टेटमेंट के रूप में वो बनाते हैं, वही स्टेटमेंट हमारा कौन सा स्टेटमेंट कहलाता है? गवर्नमेंट बजट का स्टेटमेंट कहलाता है। यानी गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के एक अकाउंटिंग ईयर के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं और जितने भी रिसिप्ट होते हैं उसका विवरण उसमें दिया रहता है। उसका क्या रहता है? एक्सप्लेनेशन, उसका विवरण उसमें दिया हुआ रहता है। ऐसे प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट कहते हैं। गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट हैं? तो कहा गया है कि गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। पहला कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट रिसीप्ट। यानी गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट है? 2 है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट रिसिप्ट। एक गवर्नमेंट रिसिप्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपके 2 होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपके क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार गवर्नमेंट रिसिप्ट के भी 2 होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बच्चों, हमारा 20 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इसे एक बार देखोगे, देखने के बाद इसको समझोगे और साथ ही साथ आप अपने प्रिपरेशन को पूरी तरीके से तैयारी पर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।